students, I welcome you all in the new session of Haryana Education Department EduSet program. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rai, Sonipat, Haryana. Today we are dealing with chapter number 15 of class 12 polymers part 2. Part 1 we have discussed earlier. Now the learning objectives in this session will be types of polymerization reactions, addition polymerization, some important addition reactions in which we will discuss about polyethylene, polytetrafluoroethene, polyacrylonitrile. Then we will discuss condensation polymerization and then some important condensation polymers in which we deal with polyamides, polyester, phenol formaldehyde polymer and melamine formaldehyde polymer. Let's discuss one by one. First of all, I want to tell you types of polymerization reactions which we have already discussed in the last session, in which we can say two types of polymerizations are there: addition polymerization and condensation polymerization. Addition polymerization is also involved in the growth of chain. That's why it is also known as chain growth polymerization. And then I want to tell you condensation polymerization involves the growth of steps. That's why it is also known as step growth polymerization. Let me discuss first addition polymerization. The polymerization in which the molecules of same monomer or different monomers and add together on a large scale to form a polymer. आपको बच्चों हम लोग बता चुके हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं। या तो सेम मोनोमर को बार बार रिपीटेडली हम ऐड करते हैं या डिफरेंट मोनोमर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, और जब वो डिफरेंट को ज्वाइन करके जो एक बड़ा मॉलिक्यूल सामने आता है वो क्या होता है, पॉलीमर। उस प्रोसेस को, उस होल एंटायर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। मोनोमर्स जो कि इसमें यूज होते हैं वो बच्चे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जनरली, जैसे एल्कीन या एल्काडाइंस। एल्काडाइंस मीन्स वो लॉन्ग कंपाउंड जिसमें दो एल्कीन्स तो बच्चे होंगे जिसमें एक ही जगह पर दो डबल बॉन्ड होगा, बट एल्काडाइंस मतलब एक ही कंपाउंड में दो ऑल्टरनेट पोजीशंस पर या दो पोजीशंस पर भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, तो वो डाइईन्स कहलाते हैं। और साथ में उनके ही डेरिवेटिव्स, मतलब अगर आप एक पॉलीथीन याद करना चाह रहे हैं या आप जस्ट एक इथीन को याद कर लेते हैं फॉर्मूले को, तो आपके लिए दूसरे कंपाउंड्स बनाना या दूसरे पॉलीमर्स के फॉर्मूलाज बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। दिस लेट्स टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ। इनकी वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनकी वजह से चेन की लेंथ में या चेन की ग्रोथ में हेल्प होती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और ये जनरली होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। नाउ आई वांट टू टेल यू शॉर्टली कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी, अपने 11th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। जब आप एक प्रॉपर कंपाउंड का होमोलाइसिस करते हैं, मतलब आप एक बॉन्ड जब टूटता है, जब आप बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, और बॉन्ड ब्रेकेज के टाइम पे जब बॉन्ड टूटता है और होमोलाइसिस करता है, मतलब पूरी बिल्कुल बराबरी से जब टूटता है, तो जो बॉन्ड है वो आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो जब वो उसका होमोलाइसिस होगा वो बिल्कुल सेम तरीके से टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से जो जनरेट होगा, जैसे मैंने आपको इथेन का फॉर्मूला जो होता है वो CH3CH3 होता है, और जब उसके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो वो क्या बना देगा, मिथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में ना करते हुए मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आऊँगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बच्चों होता है 3 स्टेप में। जनरली जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं ज़्यादातर हम 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हम 3 स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब चेन को इनिशिएट करने के लिए एक कैटलिस्ट चेन इनिशिएशन का जनरेट करने के लिए
उस रेडिकल को, फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए कैटलिस्ट यूज करेंगे, जो कि हम इस स्टेप में हम करेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड को। इसके अलावा भी कुछ कैटलिस्ट होते हैं, बट हम यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड को लेकर के चलेंगे। उसके बाद उस चेन को और आगे बढ़ाने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप उसको लॉन्गर चेन में कन्वर्ट करेंगे, तो उस एंटायर प्रोसेस को हम कहेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप। एंड फाइनली वी विल कंटेन इन्वॉल्व चेन टर्मिनेशन स्टेप, मतलब जब वो चेन धीरे 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 एलोंगेट हो जाएगी और एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो लार्ज मॉलिक्यूल या लार्जर फ्री रेडिकल्स जो है वो कंबाइन होकर के एक दो फ्री रेडिकल जब कंबाइन होंगे तो बॉन्ड बन जाएगा और एक बहुत लॉन्ग चेन पॉलीमर हमारे सामने आ जाएगा, जिसको हम एक पॉलीथीन या पॉलीमर का नाम दे सकते हैं। नाउ चेन इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि फ्री रेडिकल जनरेशन के लिए हमें स्मॉल अमाउंट में जो लेना है वो क्या लेना है, बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड्स यू नो दैट कि पेरोक्साइड्स में जनरली दो ऑक्सीजन होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। जहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है वहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज को शो कर रहा है। तो जब यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड है जो बेंजोइल पेरोक्साइड का, जब ये होमोलाइटिक फिजन करेगा, होमोलाइसिस करेगा, तो इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो टूट के कहाँ हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ऑक्सीजन पर पहुंच जाएगा। और ये क्या रूप ले लेंगे, टूट करके बेंजोइल फ्री रेडिकल का रूप ले लेंगे। ये आपके सामने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइल फ्री रेडिकल आ गए हैं बच्चों। इसके बाद दोबारा से जब इनका क्लीवेज होगा, ये यहाँ पर दोबारा से क्लीवेज होगा इसके इंटरनली, तो ये क्या होगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर फिर होमोलाइटिक फिजन होगा और फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट करके जो फिनाइल के साथ जो C6H5 के साथ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो कि फिनाइल रेडिकल बन जाएगा। और क्योंकि इस वाले पार्ट में ऑलरेडी एक फ्री रेडिकल मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और उस सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये मिल जाएगा तो वो एक पूरा कंपाउंड के रूप में बाहर आ जाएगा, और इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाहर निकल जाएगी। हमारा जो मेन मकसद था इस चेन को इनिशिएट करने का और फिनाइल रेडिकल पाने का, वो मकसद हमारा यहाँ पूरा हो गया है। नाउ दिस फिनाइल रेडिकल विल react to इथीन मॉलिक्यूल विच इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और वहां पर फिर से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल का, ये कंबाइन होकर के इसका होमोलाइटिक जब फ्यूजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिला करके क्या हो जाएगा, इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के पास पहुंचेगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो आपने देखा ये उल्टे वे में इसको आपको बना दिया है। तो C6H5 और इस CH2 के बीच में तो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया दोनों के फ्री रेडिकल्स को मिल करके, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस वाले CH2 के साथ रह गया है। और इस तरह से ये एक इनिशिएशन स्टेप के लिए हमें रेडिकल एक लार्जर मॉलिक्यूल हमें मिल गया है। नेक्स्ट वी गो टू चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब ये जो फ्री रेडिकल हमें मिला, फिनाइल रेडिकल और इथीन मॉलिक्यूल को मिला करके ये आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे अनदर CH2 मतलब इथीन मॉलिक्यूल के साथ। क्योंकि आपको बताऊं बच्चों, जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें 10,000 to 20,000 मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो बी देयर, मतलब 10,000 to 20,000 मोनोमर्स कैन मेक, लाइक मैं कहूँ इथीन से पॉलीथीन की बात करें तो 10,000 से 20,000 मोनोमर इथीन के जुड़ते हैं और वो एक लॉन्ग पॉलीथीन पॉलीमर बनाते हैं। तो इस तरह से प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर इथीन मॉलिक्यूल फिर इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा, फिर वही स्टेप होंगे और इस तरह से एक लार्जर मॉलिक्यूल
अगेन स्टेप बाय स्टेप जुड़ते चले जाएंगे और लार्जर मॉलिक्यूल आपके सामने है। फिर दोबारा से और कई सारे इथीन मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल हमें मिल गया है। कई सारे एन मॉलिक्यूल्स जुड़ गए हैं, इसलिए हमने यहीं पर बीच में जो चेन है जहाँ CH2 CH2 की लिंकेज बनती है एन शो कर दिया है। नेक्स्ट, जब ये कई सारे लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल मिलते जाएंगे हमें, वो आपस में कंबाइन होंगे और इनके जो फ्री रेडिकल्स हैं या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो शो कर रहे हैं, ये क्या होंगे, दोबारा से जुड़ेंगे और अपने बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। जुड़ करके ये बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से ये चेन जो है वो बहुत बड़े एक पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट के रूप में सामने आएगी, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों पॉलीथीन। तो इस तरह से पॉलीथीन का बनना होगा। तो यहाँ टर्मिनेटेड प्रोडक्ट मतलब लास्ट प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, इसीलिए हम इस स्टेप को क्या कहते हैं बच्चों, चेन टर्मिनेशन से, मतलब चेन को टर्मिनेट कर दिया। लास्टली चेन जो है, जो लास्ट चेन है, जो लॉन्गेस्ट प्रोडक्ट है हमारे सामने पॉलीमराइज प्रोडक्ट, वो सामने आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स जो हम इसमें पढ़ेंगे अब, वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन में हम दो टाइप की पॉलीथीन पढ़ेंगे बच्चों, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PTFE, और बहुत ही कॉमनली आपने इसका नाम सुना होगा टेफ्लॉन। अगर आप एड्स सुनते हैं तो टेफ्लॉन कोटिंग वाले नॉन स्टिक कुकवेयर्स के ऐड आप लोग देखते होंगे टीवी पर। उसके बाद एक और प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे, पॉलीमर पढ़ेंगे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको शॉर्ट में हम PAN या पैन भी बोल देते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं पॉलीथीन की। तो पॉलीथीन जो है वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले LDP और SDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लेट मी डिस्कस वन बाय वन their preparations, then properties and then their applications also. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इथीन जो है कैसे वो LDP या लो डेंसिटी पॉलीथीन में कन्वर्ट होता है। देखिए बच्चों, लो डेंसिटी पॉलीथीन है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, डेट मीन्स कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। आपने देखा होगा कुछ तो पॉलीथीन बहुत ज़्यादा बहुत डेलिकेट से होते हैं, बहुत पतले होते हैं और बहुत ही डेलिकेट प्रोडक्ट्स की कवरिंग जो बिल्कुल चिपका करके हुई होती है। जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को हम लोग जो कवर करते हैं वो इनसे करते हैं। जो बहुत ही लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन होती है वो इसकी बनी होती है, और जो जहाँ हमें हार्ड प्लास्टिक की ज़रूरत होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, जहाँ थोड़ी ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत होती है, वहाँ हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन को यूज़ करते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि दोनों की फॉर्मेशन में भी डिफरेंस है, तो हम डिस्कस करते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म बाय सेम इथीन monomer with the help of that free radical polymerization, but the conditions are like high pressure and high temperature. Pressure will be 1000 to 2000 atmosphere and the temperature will be 350 to 570 Kelvin के बीच में। and the जो कंडीशन होगी वो क्या होगी बच्चों, ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या फिर वो किसी पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, एंड द रिजल्ट विल बी पॉलीथीन। बात करते हैं हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। दिस हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑल्सो फॉर्म बाय that free radical mechanism, but the conditions are under the pressure of 6 to 7 atmosphere only, atmospheric pressure, and the temperature is 333 Kelvin to 345 Kelvin. Not so much wide range of temperature range is very low. Here temperature range is very high, 350 to 570 Kelvin, and the catalyst will be here the titanium tetrachloride, which is also known as Ziegler-Natta catalyst, and or we can handle this with the catalyst triethyl aluminium. Then the product will be high density polythene, and the polymerization reaction will be in the conditions of these low pressure and low range of temperature. नॉट लो टेम्परेचर, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, 333 केल्विन टू 345 केल्विन। नाउ वी विल
come to properties, we will discuss these properties कि लो डेंसिटी जो पॉलीथीन है दैट इज अ केमिकली इनर्ट, दैट इज नॉट सो मच रिएक्टिव. सिमिलरली हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑल्सो नॉट सो मच रिएक्टिव, दैट इज ऑल्सो इनर्ट, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करते. दिस इज टफ, बट इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि लो डेंसिटी होती है इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. ये भी टफ होते हैं बट ये थोड़ी सी हार्डनेस ज़्यादा होती है, इनमें थोड़े हार्ड प्लास्टिक्स में यूज़ होता है. दीज आर बोथ पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती है. इसके बाद बात करेंगे हम, इनकी लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन की, क्योंकि इनकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होती है, वो क्लोज पैकिंग नहीं होती है, वो थोड़ी लूज पैकिंग होती है. और ये हाई डेंसिटी क्यों होती है इनकी, क्योंकि इनकी जो पैकिंग होती है मोनोमर्स की वो थोड़ी क्लोज पैकिंग होती है. नाउ आप थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पार्ट भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं. ऑल्दो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी बुक्स, बट यू कैन स्क्रीनशॉट दिस एंड यू कैन कंपेयर दीज एडवांटेजेस ऑल्सो. देखिए सबसे पहले तो इनके सिंबल्स आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको शो किए हैं. इसके बाद मैं बात करूंगी कि वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस, इनका बहुत, दोनों का ही बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस होते हैं. जो एडवांटेजेस हैं, जो ये खास तौर से हम लोग इनको यूज़ में लाते हैं, वो वजह ये है कि ये दोनों ही वाइड वेराइटी ऑफ यूज़ करता है. और इनकी कॉस्ट जो है, फॉर्मेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है. दूसरा, ये एसिड और बेसिस को रेजिस्ट करते हैं. जो एलडीपी है या एलडीपीई एक ही बात है. एलडीपी जो है, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है, वो एसिड और बेसिस को रेसिस्ट कर पाते हैं. और हम बात करेंगे जहाँ एचडीपी की, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं. एलडीपी जो है वो इजी टू प्रोसेस होते हैं और माउल्ड भी हो सकते हैं. मतलब ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनको माउल्ड भी किया जा सकता है, बहुत इजीली प्रोसेसेबल होते हैं. इनका जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. पुअर कंडक्टर होते हैं, यहाँ मैं आपको पहले बता चुके हैं. वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी होती है इनकी. जो एडवांटेजेस हैं इसमें, ये वाटर प्रूफ होते हैं तो इसीलिए काफ़ी अच्छा यूज़ में आते हैं. मे बी प्रोसेस्ड एज अ ट्रांसपेरेंट, कई जगहों पर ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट और पतले होने की वजह से, थिन होने की वजह से ट्रांसपेरेंट के रूप में भी काम में आते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें तो क्या क्या बेटर कंडीशंस हैं इसमें कि एचडीपी में, कि ये भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टिफ होते हैं. वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी इनमें भी होती है और गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है, जिस वजह से इनको हम इनकी एडवांटेजेस के रूप में इनको ज़्यादातर हम यूज़ में ला सकते हैं. इनमें जो मेन डिसएडवांटेजेस होती है एलडीपी में, ये मोर प्रोन टू क्रैक स्ट्रेस, बहुत जल्दी क्रैक जो है वो इन पे दिखाई दे जाता है. जैसे हम अगर इनको क्रश करें तो इनमें क्रैक्स दिखाई देने लग जाएंगे. नॉट यूजफुल इन एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी माउल्ड हो सकते हैं, तो ज़्यादा लो टेम्परेचर और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ये ज़्यादा काम में नहीं आते. दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह के जो यूवी रेजिस्टेंस है उसके लिए ये बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इनकी ये डिसएडवांटेजेस मानी जाती हैं. इसके बाद बात करूँगी मैं, तो यहाँ भी हाई रिस्क ऑफ माउल्ड श्रिंकिंग, बहुत जल्दी श्रिंक हो जाते हैं. और दूसरा, यूवी रेजिस्टेंस नहीं होता इनमें, ना के बराबर ही होता, लिटिल टू नो यूवी रेजिस्टेंस. इसके बाद बात करूंगी मैं एप्लीकेशंस ऑफ एलडीपीई की. एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ज़्यादातर कहाँ यूज में आता है बच्चों? इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरिंग वायर्स. इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होती हैं, इनकी इंसुलेशन पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसमें ये यूज़ में आ पाते हैं. और जो लाइट पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा डेलिकेसी की ज़रूरत होती है, जो पतले हमें कवरिंग की ज़रूरत होती है, जैसे रिमोट है, रिमोट के ऊपर जो थैली होती है, अगर हम वो ज़्यादा मोटी यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हाई डेंसिटी वाली, तो वो फंक्शनल जो उनके जो बटन्स हैं वो पूरी तरह से फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे. इसके बाद बात करेंगे हम स्क्वीज बॉटल्स में, ये बहुत अच्छे से काम में आते हैं. इसके अलावा ये जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स की कवरिंग और पैकेजिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं. इसके अलावा ये देखिए आप, लाइट पैकेजिंग मटेरियल जो वो है, इसमें भी हमने इनको ले रखा है.
HDPE, strong packaging materials like bottle caps, plastic milk bottles, drums, bulk containers for industrial uses, इन सब में ये काम में आते हैं. फाइबर्स, रोब्स, नेट्स, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स, इन सब में भी ये काम में आते हैं. व्हीकल फ्यूल टैंक्स, इनमें भी काम में आते हैं. पाइप्स और ट्यूबिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो यूज़ में आता है. प्लास्टिक चेयर्स और टेबल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें भी ये बहुत काम में आते हैं क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक होता है, इसमें ये काम में आते हैं. इसके अलावा बच्चों की जो स्लाइड्स होते हैं, स्विंग सीट्स होती हैं, जो आजकल पार्क्स में झूले बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं, उनमें भी ये प्लेग्राउंड स्ट्रक्चर्स में भी ये बहुत काम में आते हैं. इसके अलावा ये देख रहे हैं जो डस्टबिन्स, जो रिसाइकलिंग बिन्स हैं, डस्टबिन्स हैं, इनमें भी ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं. तो कुछ पिक्चर्स जो हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं वो हमने आपको कराई हैं सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड वेयर HDPE इज यूज्ड. देखा था आपने कि पिछले जो लाइट मटेरियल्स थे उनमें तो LDP यूज में आ रहा था और जो हार्ड मटेरियल्स है वहाँ पर HDP यूज में आता है. नेक्स्ट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. दिस इज नोन एज टेफ्लॉन, PTFE. टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का नाम आते ही टेफ्लॉन के कुकिंग यूटेंसिल्स की नाम याद में आता है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ टेट्राफ्लोरोइथीन. बच्चों एक छोटा सा एक ट्रिक कहना चाहूँगी या लर्निंग के लिए आपको सुझाव दे कहना चाहूँगी, एक सजेशन है आपके लिए. आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 को याद कर लीजिए, मतलब इथीन मॉलिक्यूल को याद कर लीजिए. उसी में ही कुछ चेंजेस करते जाइए या सब्स्टिट्यूट करते जाइए हाइड्रोजन को और आप नए नए फॉर्मूलाज बनाते जाइए. आप देख रहे हैं यहाँ पर टेट्राफ्लोरो मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया गया है और उसकी जगह किसने ले लिया, फ्लोरीन ने ले लिया. तो CH2 की जगह यहाँ पर क्या आ गया, CF2 डबल बॉन्ड CF2. और उसी के कई सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस मोनोमर के कई सारे मॉलिक्यूल्स जब हाई प्रेशर पर और परसल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीमर बनाते हैं जिसे हम टेफ्लॉन भी कहते हैं. तो प्रिपरेशन याद करना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आपको कंडीशंस यहाँ याद करनी बहुत ज़रूरी है. कंडीशंस मतलब टेम्परेचर और प्रेशर आपको याद करना और साथ में कैटलिस्ट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रिपरेशंस आर वेरी वेरी इजी फॉर दैट. इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम आ जाते हैं तो दे आर ऑल्सो केमिकली इनर्ट और रेजिस्टेंट टू कोरोजन. कोरोजन इनमें कोई खास नहीं होता, कोरोजन नहीं होता, इसीलिए इसकी जो एप्लीकेशंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज में आती हैं, कुकवेयर्स में. नॉन स्टिक प्रॉपर्टी ऑफ टेफ्लॉन हैज बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कुकवेयर एवर सिंस द डिस्कवरी ऑफ दिस मटेरियल. जब से डिस्कवरी हुई है इस मटेरियल की तब से नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स हैं वो सिर्फ किसके बनाए जाते हैं, टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं. बहुत ही कॉमनली आपने एड्स में, टीवीज के में सुना होगा. इट्स एक्सट्रीमली लो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज एंड हाई हीट रेजिस्टेंस. हीट को बहुत ज़्यादा जो हाई हीट को भी रेजिस्ट कर लेता है जिसकी वजह से टेफ्लॉन कुकवेयर काम में आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ये. उसके अलावा मशीन पार्ट्स में जैसे गियर्स, बियरिंग्स, पाइप लाइनिंग्स, इस तरह के जॉइंट्स हो गए, बुशिंग्स हो गए, इन सब में भी इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है. उसके अलावा फैब्रिक और कारपेट इंडस्ट्री, कारपेट्स जो बनते हैं वो भी कुछ जो है वो टेफ्लॉन के बनते हैं क्योंकि नॉन स्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ये भी स्टेन रेजिस्टेंस क्वालिटी भी होती है, मतलब इसमें दाग लगने के चांसेस भी कम होते हैं, इसीलिए टेफ्लॉन का हम यूज करते हैं. इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल अगेन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगेन लर्न द फॉर्मूला ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन मॉलिक्यूल. वहाँ H हटा दीजिए डबल बॉन्ड के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है, H हटा दीजिए और साइनाइड ग्रुप को लगा दीजिए तो H एक रह गया और साइनाइड आ गया. जहाँ ये जुड़ गया आपका बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, जो 4 बॉन्ड्स होते हैं, और इसको नाम देंगे हम एक्रिलोनाइट्राइल. एक्रिलोनाइट्राइल इसके N मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होंगे अगेन पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और क्या बनाएंगे बच्चों, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर बनाएंगे. ठीक है बच्चों, और इस ये
दीज आर वेरी वेरी थर्मोप्लास्टिक बिहेवियर होता है इनका, मतलब बहुत जल्दी हीट को के साथ ये माउल्ड हो सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं अपनी शेप को। और दीज आर ऑल्सो यूज इन फॉर्म ऑफ पेन फाइबर, पॉलीएक्रिलाइनाइट्राइल फाइबर के रूप में काम में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि केमिकल्स को, इंसेक्ट्स को और फंजाई को बहुत अच्छे से रेजिस्ट कर पाते हैं, ये उसको बहुत जल्दी अटैक नहीं होने देते। इसके बाद बात करूंगी मैं इनकी एप्लीकेशंस की। तो पेन जो है वो हैज़ बीन यूज सिंस इट्स डिस्कवरी मेनली फॉर टेक्सटाइल एप्लीकेशंस ड्यू टू इट्स वूल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। इसकी जो फॉर्मेशन है, ये इसका जो बनावट है, जो इसका फाइबर्स हैं वो बिल्कुल वूल की तरह नज़र आते हैं, इसीलिए टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आ रहा है। और ये एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल भी यूज़ में, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, जहाँ पर हम वूल ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, पॉलीएक्रिलाइनाइट्राइल को यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है वूल के लिए। और एक आर्टिफिशियल फाइबर या क्या कह लें आर्टिफिशियल वूल वी कैन से बनाने के काम में आता है, जिसका नाम होता है ऑर्लोन और एक्रिलिन, तो इसके लिए भी ये यूज़ में आता है। लेट्स डिस्कस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नाउ। Polymerization, which generally involves a repetitive condensation reaction between two bifunctional monomers, is called condensation polymerization. जैसे बच्चों मैंने आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन में बताया कि वहाँ मोनोमर्स यूज होते हैं, बट वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वाले मोनोमर्स होते हैं, परंतु यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि मोनोमर्स कंटेनिंग बायफंक्शनल ग्रुप्स। बायफंक्शनल ग्रुप मतलब मोनोमर्स में कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, और दोनों अपने आप को कंडेंस करके, रिएक्शन करके आपके सामने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लाएंगे विद द एवोल्यूशन ऑफ या विद द लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अल्कोहल, HCl और अमोनिया एटसेट्रा। मतलब कुछ चीजें बाहर भी निकलती हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जिसमें वाटर होता है, अल्कोहल होता है, HCl हो सकता है। दिस लेट्स टू स्टेप ग्रोथ। ये ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है। कैसे होता है चलो आपको बताते हैं। चलिए इस स्टेप ग्रोथ के प्रोसेस को और समझते हैं। जो मोनोमरिक यूनिट्स होती है, हमने आपको बताया कि ये बायफंक्शनल होती हैं, पर जब इनके कंडेंसेशन रिएक्शन से, इनके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से जो प्रोडक्ट सामने आता है वो भी एक बायफंक्शनल स्पीशीज ही होता है, और इनके रेगुलर रिपीटेटिवली कॉम्बिनेशन से या कंडेंसेशन से सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस होती चली जाती हैं, और एक पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट जो सामने आता है वो बायफंक्शनल प्रोडक्ट ही होता है। और इस पूरे स्टेप को के अंदर स्टेप्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, इसीलिए इनको, क्योंकि फंक्शन जो बायफंक्शनल ग्रुप्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है टेरिलिन और डेक्रोन। We will discuss these examples later on. Some important condensation polymers in which we will deal with polyamides, polyesters, phenol formaldehyde polymer and melamine formaldehyde polymer. Let me discuss these with examples one by one. Now polyamides, polyamides से आपको पता चल रहा है बच्चा कि इसमें कहीं ना कहीं एमाइड की लिंकेज है, मतलब CONH ग्रुप की लिंकेज होगी। जो बीच में जो पॉलीमर प्रोडक्ट सामने आएगा वो किसका होगा, एमाइड ग्रुप की लिंकेज के साथ होगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों ये कहाँ से बनता है, किन की कॉम्बिनेशन से बनता है, डाई एमाइंस, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप जिसमें दो बाई फंक्शनल ग्रुप है। बाई फंक्शनल ग्रुप है, आपको पहले ही बताया आपको कि अमाइंस है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी दो हैं, उनके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से एक पॉलीएमाइड सामने आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इनके टाइप्स की। पॉलीएमाइड जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे बच्चों वो है नाइलन 6,6 और नाइलन 6। बात करते हैं नाइलन 6,6 की प्रिपरेशन से। नाइलन 6,6 जो है वो दो मोनोमर्स से मिलके बनता है, हेक्सामिथिलिन डायमीन। हेक्सामिथिलिन डायमीन का फॉर्मूला देखिए बच्चों, हेक्सामिथिलिन CH2 के 6 मतलब 6 चेन जो है 6 CH2 की चेन, जिसको हमने कंबाइन करके CH2 6 लिख दिया है,
कंबाइन मतलब शॉर्ट करके लिख दिया है। और NH2 डाई अमीन, डाई अमीन मतलब एक तरफ एमाइन ग्रुप एक तरफ एमाइन ग्रुप। इसके N मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं एडिपिक एसिड के साथ। एडिपिक एसिड में देखिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और साथ में CH2 4 CH2 ग्रुप की चेन है, जिसे हमने कंबाइन करके इस तरह से लिख दिया। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशंस में ये कंबाइन होते हैं, कंडेंस होते हैं, और सबसे पहले इनके जो NOH मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस पार्ट, OH पार्ट फ्रॉम दिस एंड H पार्ट फ्रॉम दिस कंबाइन होकर के NH2O बाहर निकल जाता है, और इनके जुड़ने से जो प्रोडक्ट सामने आता है वो ये सामने आता है। आप देख रहे हैं इसके बीचों बीच एक CONH ग्रुप की लिंकेज दिखाई दे रही है। इस CONH ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एमाइड लिंकेज, और इसीलिए इस नायलॉन 6 को हम क्या बोलते हैं? पॉली एमाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। नायलॉन 6 कहाँ काम में आता है? नायलॉन 6 सबसे पहले शीट्स को बनाने के काम में आता है, तरह तरह की शीट्स को बनाने में काम में आता है। इसके बाद बात करेंगे ब्रशेस के ब्रिस्टल्स जो है वो भी नायलॉन 6 के बने होते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस नायलॉन फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। नायलॉन 6 जो है वो बनता है कैप्रोलैक्टम से। इसमें CH2 ग्रुप 5 बार जुड़ा हुआ है। एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें CONH लिंकेज है, और जब ये टूटता है, यहाँ से लिंकेज टूटती है तो ये बाहर निकल के आता है, और इस तरह से इसके जो टेम्परेचर और वाटर की प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है? नायलॉन 6 बना लेता है। मतलब एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर टूट जाता है और ओपन रिंग स्ट्रक्चर के रूप में सामने आता है विद एमाइड लिंकेज, इसीलिए हम इसे पॉलीएमाइड में पढ़ते हैं और इसका नाम है नायलॉन 6। बच्चों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो कैप्रोलैक्टम और उसका फॉर्मूला आपको तैयार रखना है। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस पर आए बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, देन मेकिंग टायर कॉर्ड्स, टायर की जो कॉर्ड्स होती है उसमें काम में आता है, और साथ में फैब्रिक को बनाने, नायलॉन फैब्रिक को बनाने में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। नाउ कम टू पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स, अब यहाँ नाम से पता चल रहा है बच्चों आपको, पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर लिंकेज होगी यहाँ पर। एस्टर लिंकेज, एस्टर्स के नाम से जब बात आती है तो आपको एक प्यारी सी फ्रूटी सी स्मेल सामने आती है, आपका मन एकदम से मोह लेती है। तो एस्टर लिंकेज COOR ग्रुप की लिंकेज जो होती है वो यहाँ पर होगी। तो इसके लिए जो मोनोमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? टेरिलिन के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक एसिड। टेरिफ्थैलिक एसिड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। टेम्परेचर और जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है? कंडीशंस को याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। टेरिलिन या डेक्रोन बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल इज अ बाई फॉर्म हाइड्रोक्सी ग्रुप कंपाउंड, मतलब इसमें 2 हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो है, 2 हाइड्रोक्सी लिंकेज होती है, OH ग्रुप की लिंकेज होती है, और टेरिफ्थैलिक एसिड में COH ग्रुप की लिंकेज होती है, जहां उसके N मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, और H और OH फिर से वहीं से बीच में से जब कंडेंस होता है ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो H और OH को मिला करके H2O का लॉस कर देते हैं, और इस तरह से हमारे पास जो ये एस्टर लिंकेज बीच में जब कंबाइन होने के बाद एस्टर लिंकेज सामने आ जाती है, और इस एस्टर लिंकेज के कंबाइन होने के साथ ये पॉलीएस्टर का रूप ले लेता है, क्योंकि पॉलीमर इज देयर, पॉली मतलब कई सारे ऐसे लिंकेजेस होंगी हमारे पास जो चेन ये आपको शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कई चेन है, बहुत लंबी एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है, तो इसलिए ऐसी कई CO लिंकेज होंगी, इसीलिए हम इसे बोलेंगे पॉलीएस्टर लिंकेज। दिस इज यूज्ड इन ड्यू टू इट्स क्रीज रेजिस्टेंट नेचर, मतलब क्रीज को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है, इसमें क्रीजेस की कोई वो नहीं होती, ये
तो ये ब्लेंड कर सकता है कॉटन और वूल के साथ, इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। इस तरह से ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडेड फैब्रिक के रूप में ये काम में आता है। टेरिलीन, आपने पढ़ा होगा टेरिकॉट, टेरिलीन प्लस कॉटन मिलकर के टेरिकॉट बन जाता है, और इसी तरह से टेरिलीन और वूल मिलकर के टेरी वूल बन जाता है। इस तरह के नाम आपके सामने आए होंगे, बट आपने कभी उन पर ध्यान शायद ना भी दिया हो, तो आप ध्यान देंगे। ब्लेंडेड फैब्रिक टेरिकॉट के आप मम्मी आपको बताएंगी आपकी कि टेरिकॉट के जनरली कई तरह के फैब्रिक्स में यूज में आता है। पेटीकोट बनते हैं टेरिकॉट के, और भी कई जगहों पे काम में आता है। यूज्ड एज क्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स। जो ये देख रहे हैं आप, ये जो है हमारे टेरिलीन से बनते हैं, ठीक है। तो हेलमेट्स में बहुत ज़्यादा यूज में आता है। इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर की। थोड़ा सा टफ है, आपको बताऊं ये चैप्टर 3 मार्क्स के अराउंड है। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ से कम आते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इन वाले थोड़ी सी प्रिपरेशंस पे, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और नायलॉन 6 जैसे क्वेश्चंस, पॉलिएस्टर जैसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने में आते हैं। यहाँ इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कवर होने के चांसेस कम होते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि चांसेस कैन बी देयर। तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, जिसको हम CH2O के रूप में भी लिख सकते हैं, फिनॉल के साथ, फिनॉल जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, फिनॉल के साथ जुड़ता है। एल्कली और H+ और OH नेगेटिव, मतलब किसी भी एसिड और एल्कली की प्रेजेंस में ये हो सकता है, और इस तरह से आपका एक कंपाउंड सामने आता है। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव्स के रूप में इस तरह से ये जुड़ते चले जाते हैं। कई तरह के मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स आपके सामने आते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मिथाइल फिनॉल्स, ठीक है, मिथाइल फिनॉल्स, इस तरह के मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं जो आगे बढ़ता चला जाता है और नोवोलेक का फॉर्मेशन करता है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ये आपके सामने है, और ये एल्कली की प्रेजेंस में, मतलब किसी बेस की प्रेजेंस में, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ये आपस में जुड़ते हैं और वहीं H2O का लॉस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, कंडेंसेशन रिएक्शन का जो एक थीम है कि वो H2O का एक स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं। OH यहाँ से और H यहाँ से रिलीज हो गया, दोनों कंबाइन हो गई, क्या बन गया, देखो CH2 ग्रुप की लिंकेज डायरेक्ट इससे हो गई। तो ये जो प्रोडक्ट सामने आया, ये क्या आया, नोवोलेक का एक लीनियर स्ट्रक्चर आ गया। अब ये लीनियर स्ट्रक्चर फिर आपस में एक और लीनियर स्ट्रक्चर से जुड़ेगा, तो फिर ये और आगे कंडेंस होता है, मतलब एक और ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल से जुड़ेगा। जैसे वहां पर आपने एडिशन में पढ़ा था कि एक फ्री रेडिकल रिएक्शन बन रही है, एक फ्री रेडिकल पॉलीमर मोनो एक लार्ज चेन बन गई है, बट फिर इथीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते ही चले जाते हैं और इस तरह से लॉन्ग चेन पॉलीमर सामने आता है। इसी तरह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल फिर से इस नोवोलेक का जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ेंगे और अपने आप को एलोंगेट करते जाएंगे, चेन को बढ़ाते चले जाएंगे। चेन बढ़ती जा रही है और एट लास्ट चेन बढ़ते 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 किसका रूप ले ली, ये देखिए, ये शो कर रहा है कि ये चेन कितनी भी आगे जा सकती है। ये जो जिगजैग लाइन है ये शो कर रही है कि ये चेन बहुत आगे तक जाएगी, और इस तरह से एक नोवोलेक हमारे सामने, नोवोलेक मॉलिक्यूल हमारे सामने आता है। नाउ नोवोलेक मॉलिक्यूल की बात करें, इसके बाद बात करते हैं हम बेकेलाइट की। बेकेलाइट तो आपने सुना ही होगा, मैं आपको बताऊंगी अभी। ये नोवोलेक स्ट्रक्चर दोबारा से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट ऑन होता है और किस तरह से ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के रूप में सामने आता है। ये आपस में जुड़ जाते हैं सारे के सारे, एक नेटवर्क सब फॉर्म कर लेते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, और एक जो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो हमारे सामने आता है, क्रॉस लिंकिंग की वजह से इसमें स्टफनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, और ये बेकेलाइट बन जाता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस के लिए। लेट मी डिस्कस दीज एप्लीकेशंस फर्स्ट। नाउ बेकेलाइट की जो हैंड आप देखेंगे, यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स जो हैं वो हमारे, और जो कॉम्स हैं और जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, ये किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के ही बने होते हैं। देख रहे हैं आप, ये जो हैंडल्स हैं, जो हमारे कुकवेयर्स होते हैं उनके हैंडल्स बन के आते हैं, ये बेकेलाइट के होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका किचन यूटेंसिल्स में।
उसके बाद कॉम्स जो है वो भी बेकेलाइट की होती है। देखो हार्ड होती हैं, ये हार्डनेस होती है इनके अंदर, और बेकेलाइट के स्विचेस होते हैं, तो ये इनके ये मजबूती भी साथ में लेकर के चलते हैं, स्ट्रॉन्गनेस। इसके बाद बात करूंगी मैं मेलेमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अब मेलेमाइन का एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ज़्यादा इनकी प्रिपरेशंस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछे जाते बड़ी बड़ी रिएक्शंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 1 और 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है, बट जनरली 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगेन कंडेंसेशन रिएक्शन, और एक ये जो रेजिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सामने आता है वो ये होता है, और उसकी पॉलीमराइजेशन मतलब वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और ये एक मोलेमाइन पॉलीमर आपके सामने आ जाता है। स्ट्रक्चर एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। और इसकी जो मेन प्रिपरेशन है, आपने बहुत सुना होगा अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो हमारे डिनर सेट्स में यूज में आती है, वो ज़्यादातर इसकी मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर की होती है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी बच्चों कि आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन पर और नायलॉन 66 और पॉलिस्टर नायलॉन 6 जैसे पॉलीमर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। इनकी आप थोड़ा सा प्रिपरेशंस को एक नज़र जरूर देख लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।